नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। राजनीति बड़ी विचित्र है। राजनीति बड़े नए नए रंग दिखाती है। बिहार की सड़कों पर नीतीश बाबू ही मोदी को गायब कर देंगे, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन होर्डिंग लग गए कि 25 से 30 अब की नीतीश। जाहिर है बिहार में 14 नवंबर को एक बड़ा भूचाल आना आया होगा। कौन कहां जाएगा, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अभय दुबे जी से मैंने बिहार की राजनीति के बारे में विस्तार से बातचीत की है। ले चलता हूं आपको। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय दुबे जी आपका। तेजस्वी यादव ने एक एक करके चुनाव आयोग की महिमा जो गिनाई है, उसने पूरे देश के लोगों को हैरान कर दिया। राहुल गांधी ने जिस तरह बताया कि हरियाणा और बाकी जगह पे चुनाव आयोग ने किस तरह बेईमानी करी, किस तरह भ्रष्टाचार किया वोट चोरी में, पूरा देश अचंभित है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसे वोट चोरी होती भी है। अब तेजस्वी यादव ने और गंभीर सवाल उठाए हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बजाय मतदाताओं को अपनी बात समझाने में, अपना घोषणा पत्र समझाने में, अपनी नीतियां समझाने में, इसके मुकाबले में इस बात पे ज्यादा जोर लगाती है कि किस तरह बेईमानी से चुनाव जीता जाए, चुनाव आयोग कैसे मैनेज किया जाए, लोगों को धमकाया कैसे जाए, केंद्रीय एजेंसियों का कैसे उपयोग किया जाए। आप मुझे बताइए अभय जी, आपने देश के बहुत सारे चुनाव देखे, आप इमरजेंसी में जेल भी रहे हैं। अगर बेईमानी हटा दी जाए, भारतीय जनता पार्टी से कहा जाए और कि ना चुनाव आयोग, ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स हमारी मदद करेगा और चुनाव वाकई में ईमानदारी से हो जाए, तो क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? हार जाएगी चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। केवल चुनाव लड़ने के जो हथकंडे हैं, उसमें बेईमानी का पहलू निकाल के बाहर रख दीजिए। उसके बाद भाजपा के लिए कहीं भी चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं 2014 में भी यही बात थी, ऐसी बात नहीं है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार को चुनौती दे रही थी, तो उस वक्त उसके पक्ष में जनता में एक बड़ा रुझान देखा जा सकता था। मैं समझता हूं वो रुझान 2019 में भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, पूरी तरह मरा रुझान नहीं था। 19 में भी था। 19 में भी मैं मानता हूं कि वो अगर वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, अगर बालाकोट स्ट्राइक वाला मामला नहीं होता, घुस के मारा वाली बात नहीं होती, तब भी भाजपा को गठजोड़ सरकार बनाने लायक सीटें मिल सकती थी। लेकिन 2024 तक आते आते स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर 160 से 180 सीटों के ऊपर की पार्टी नहीं थी। ये 240 सीटें भी बेईमानी से मिली हैं। देखिए, हम लोग तो कहते हैं भाजपा ने बहुमत खो दिया, 240 मिली, 240 मिली, 400 पार नहीं जा पाए, 400 पार नहीं जा पाए। हम लोग इस तरह की बातें कहते हैं और इसमें हम खुश हो जाते हैं। क्या असलियत कुछ और है। और ये सब दस्तावेज बंद बातें बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे बातें हैं। ये बताऊंगा मैं आपको इस बारे में। भाजपा ने कम से कम 76 सीटें ऐसी हैं जो कि बेईमानी से जीती हैं। वो सीटें अगर भाजपा नहीं जीती तो आप 240 में से 76 और घटा दीजिए, 264 सीटें बची, तो भाजपा 264 सीटों पर आ जाती। ये कौन सी बात आ रहे हैं? 164 सीटों पर आ जाती। देखिए, कौन? नागरिक समाज के मशहूर संगठनों, कार्यकर्ताओं, बहुत से आंकड़ा विज्ञानियों ने, देखिए 5 जून को 2024 में लोकसभा चुनाव आया। उसके बाद में इन सब लोगों ने जुलाई के महीने में, केवल 1 महीने बाद, चुनाव आयोग को एक 36 पेज का एक ज्ञापन दिया, 36 पेज का ज्ञापन दिया, जो बिल्कुल कानूनी भाषा में लिखा गया था और जिसके अंदर बाकायदा विश्लेषण करके ये साबित किया गया था कि किस प्रदेश में कितने वोटों को फर्जी इंजेक्ट किया गया और जिन जिन प्रदेशों में वोटों को फर्जी इंजेक्ट किया गया, उन प्रदेशों में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत का जो मार्जिन था वो इंजेक्ट किए हुए वोटों से कम था। अच्छा, इसमें उड़ीसा में 18 सीटें जो भाजपा ने जीती वो बहुत महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश में 7 सीटें भाजपा ने जीती, बहुत महत्वपूर्ण है। उस दस्तावेज के अनुसार अगर ये सब गड़बड़ियां नहीं की होती, राजस्थान में भाजपा शायद एक भी सीट नहीं जीत पाती। छत्तीसगढ़ में भी जितना हारी उससे भी ज्यादा हारती। बिहार में ही कम से कम 3 सीटें और हारती भाजपा, जितनी हारी है उसमें से। अब बिहार में उसने क्या किया, बिहार में करीब 12 लाख वोट इंजेक्ट किए गए 40 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इससे क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 29,000 वोट इंजेक्ट किए गए
अब आप सोचिए कि अगर इसको विधानसभा में आप ट्रांसलेट करें, विधानसभा में प्रोजेक्ट करें इस पूरे आंकड़े को और चालाकी से वोट इंजेक्ट किए जाएं, तो बिहार की 80 सीटों में करीब 30-30 हजार वोट इंजेक्ट किए जा सकते हैं। तो ये पूरा फर्जीवाड़ा करके लोकसभा चुनाव में कम से कम मोदी जी बुरी तरह हारने से बच गए और इस वक्त प्रधानमंत्री बने हुए। ये एक बहुत बड़ा मसला है ना। इस मसले पे भी राहुल गांधी ने इसकी कई परतें खोली हैं, अभी कुछ और भी इसमें सामने आना बाकी है। अब इसके बाद आप आइए एसआईआर के ऊपर। अच्छा, अभी तक एसआईआर के चलते कितने वोट कटे हैं, कितने वोट जुड़े हैं और उनकी राजनीति क्या है, उनसे किसको फायदा नुकसान होता है, ये किसी को नहीं पता। इसको बड़े बड़े विशेषज्ञों के लिए भी मुश्किल हो रहा है कैसे इसको डिकोड करें। धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन ये भी डिकोड हो जाएगा। मोटे तौर पे जो अभी सहमति बन रही है मेरे मित्रों के बीच में और जो लोग समझदार हैं, इन आंकड़ों के साथ लगातार जूझ रहे हैं, मैं कई लोगों के नाम भी बता सकता हूं आपको, जो दिन रात इस काम में लगे हुए हैं, कि उनका काम ही है लोकतंत्र की रक्षा के लिए जुड़े रहना। उन लोगों का मानना यह है कि बिहार के हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 से 7 हजार वोट काट दिए गए हैं और वो वोट महागठबंधन को मिलने वाले हैं। वोट कैसे कटे? वहां पे जो अमित शाह के पन्ना प्रमुख हैं, उन पन्ना प्रमुखों ने बूथ लेवल ऑफिसर्स बीएलओ के साथ में मिलकर इन वोटों को काटने का प्रपंच रचा है। ये वोट बीएलओ जानता है कि भाई कौन सा वोट ऐसा है जो कि हमें नहीं मिलेगा, अंदाजा है उसका। वो वोट गैर पासवान दलित हो सकता है, वो वोट कुछ अति पिछड़ा समाज के उन मतलब मुकेश सैनी विकासशील इंसान पार्टी से संबंधित हो सकता है, वो वोट यादव हो सकता है, वो वोट मुसलमान हो सकता है? तो ऐसे लोगों के बारे में चूंकि बीएलओ भाजपा का पन्ना प्रमुख जानता है, तो उसने वोट कटवा दिए। हो सकता है कहीं बीएलओ ने उसकी बात ना मानी हो, लेकिन चूंकि बीएलओ सरकारी पार्टी का वो पन्ना प्रमुख सरकारी पार्टी का है, तो बीएलओ को आमतौर पर बीएलओ उसकी बात मान लेगा, वरना बीएलओ को तंग किया जाएगा। बीएलओ तो निचले स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है ना, उसको तंग किया जाएगा। तो वो ये जो हर निर्वाचन क्षेत्र में 5-5, 7-7 हजार वोट कटा है, ये क्या रंग लेगा, किधर इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब अभी 14 तारीख को जब चुनाव नतीजे आएंगे तब बात मालूम पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला। इसके बाद लगातार प्रमाण आ रहे हैं कि कितने भाजपा के उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, दिल्ली के निचले स्तर के कई कार्यकर्ता, मझोले स्तर के कई पदाधिकारी जा के बिहार में वोट कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुनिए। कपिल सिब्बल ने एक नहीं 4-4 गाड़ियों हरियाणा चली, 4 विशेष ट्रेनों का जिक्र किया है। एक करनाल से गई है, 2 करनाल से गई हैं, 2 गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन से गई हैं। हर ट्रेन में 1500 लोग गए हैं वोट डालने के लिए बिहार। 6000 वोटर हरियाणा से गैर कानूनी रूप से वहां भेजे गए हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, इतनी ज्यादा बेईमानियां, बदमाशियां हो रही हैं, अब आप देखिए। उसके बाद अब ये पता लग रहा है कि जो दूसरे चरण से पहले ये निकल के आ रहा, पहला चरण तो हो गया, दूसरे चरण से पहले निकल के आ रहा है कि बहुत जगहों पर जहां पर स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी हुई थी, तो उनकी रखवाली करने के लिए जो वहां पर कैमरे लगे हुए थे, वो कैमरे बीच बीच में आधे घंटे के लिए ऑफ हो जाते। जो वहां के टीवी हैं वो स्लीपिंग मोड पे चले जाते हैं, स्लीप मोड पे चले जाते हैं। और विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने ऐसी कारों की निशानदेही की है जो कि अनजान कारें हैं, वो आती हैं परिसर में और निकलती हुई देखी जाती हैं। जितनी देर में परिसर में रहती हैं, कैमरे ऑफ हो जाते हैं। पता नहीं क्या क्या होता रहता है, हो रहा है ये। प्रशासन कह रहा है कि भाई बिजली चली गई, इसलिए बैटरी डाउन हो गई, इसलिए कैमरे ऑफ हो गए। वो प्रशासन इस प्रकार की बिल्कुल अविश्वसनीय किस्म की खोखले तर्क दे रहा है प्रशासन। अच्छा, अब समस्तीपुर में सड़क के ऊपर ढेर सारी वीवीपैट की पर्चियां पड़ी हुई मिली, इसका आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। तो आप सोचिए कितनी बेईमानियां हो रही हैं बिहार का चुनाव जीतने के लिए। अगर महागठबंधन बिहार का चुनाव जीता तो इतनी बेईमानियों को परास्त करके बिहार का चुनाव जीतेगा वो। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये लक्ष्य कितना विकट है। अच्छा, ये तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने तो परमानेंट
परमानेंट एक होटल में डेरा डाल दिया है 5 स्टार में। वहाँ के कैमरे वैमरे बंद कर दिए गए हैं कि पता ना चले कौन मिल रहा है कौन। यानी इसका मतलब कि ये बिहार का चुनाव मोदी जी के लिए और शाह के लिए दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जरा इस चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति में क्या मायने रखेंगे, जरा ये और विस्तार से समझाइए। देखिए, बिहार का चुनाव अगर एनडीए हार जाता है, तो मैं पहले भी कह चुका हूं 4 पीएम के मंच पर, दोबारा उस बात को दोहराना मेरे लिए जरूरी है कि उसके लिए पहला संदेश जो जाएगा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस बात का बहुत अंदाज लगा लेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि मोदी जी की दरअसल अब क्या हैसियत रह गई है मतदाताओं के सामने। संघ को भी पता है कि भाई कितने प्रपंच मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए रचे हैं। तो जब फिर भी आप चुनाव हार गए, यानी इतने सब आपने पहले लोकसभा चुनाव के अंदर ड्रामेबाजी की, वहां पे वोट आपने घुसवाए, फिर आपने एसआईआर में वोट कटवाए, फिर आपने जगह जगह से भाजपा के उम्मीदवारों को ले जाके वहां वोट पड़वाए, ये, और फिर आप वीवी ये सब कर रहे हैं आप। इसके बावजूद पता लगा कि चुनाव आप हार गए। इसका मतलब अगर आप ये सब नहीं करते तो क्या होता? झाड़ू लग जाती है, सुपड़ा साफ हो जाता है। आप सोचिए ना, हरियाणा में राहुल गांधी ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने 25 लाख वोटों को फर्जीवाड़ा किया। तब कितने वोटों से जीत, तब भाजपा और कांग्रेस के बीच में कितने वोटों का फर्क था? 1,18,000 वोटों का। 25 लाख वोटर, 25 लाख फर्जी वोट पड़े, तब भाजपा केवल 1,18,000 वोटों से आगे हो पाई। अब आप कल्पना कीजिए, ये 25 लाख की गड़बड़ी ना हुई होती तो भाजपा कोई सीट जीत ही नहीं पाती वहां हरियाणा में। इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा को डबल जीरो मिलता। तो ये जो पूरा माहौल इस तरह का देश में बना हुआ है कि ये बेईमानी करके चुनाव जीत रहे हैं, सब साफ लग रहा है। विपक्ष लगातार इस बात का प्रचार कर रहा है। और अगर मीडिया कैप्चर नहीं किया होता नरेंद्र मोदी ने, दरअसल नरेंद्र मोदी ने मीडिया कैप्चर किया, उसका नरेंद्र मोदी को अब फायदा मिल रहा है। अगर मीडिया कैप्चर नहीं किया होता नरेंद्र मोदी ने, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त धज्जियां उड़ गई होती, धुर्रे उड़ गए होते इनके मीडिया के अंदर, सार्वजनिक जीवन में। इनको मुंह छिपाना मुश्किल हो रहा होता कहीं ना कहीं। लेकिन अभय जी, ये तो काम जो अब कर रहे हैं, ये क्यों छोड़ेंगे? ये बंगाल में भी करेंगे, ये उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, ये तो सब जगह करेंगे करेंगे, करेंगे। तो फिर सब जगह तो फिर इनसे फिर निपटने की तरकीब क्या है? निपटेंगे कैसे? फिर तो ये जीतते चले जाएंगे हर जगह। निपटने की बहुत सी तरकीब है, मैं वो भी बता रहा हूँ। देखिए, निपटने की पहली तरकीब क्या है? ये वोट इंजेक्ट करते हैं और वोट काटते हैं। वोट अपने वोट जोड़ना और दूसरे के वोट काटना, यही तो मुख्य बेईमानी का मेन जो तरीका है, यही तो है ना। तो सबसे बहुत जरूरी काम है, इसको मैं हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से कह रहा हूं, और सभी लोग कह रहे हैं दरअसल, कि जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है उसमें इलेक्शन कराने के नियमों में 1961 में बना था, उसमें एक नियम है जो मैंडेटरी है किसी भी पीठासीन अधिकारी के लिए। वो नियम मैंडेटरी ये है कि उस मतदान केंद्र में जितने भी पोलिंग एजेंट हों, जितनी पार्टियों के, सबको मतदान खत्म होने के बाद में 17C फॉर्म का पीठासीन अधिकारी दस्तखत करके उसको दे। उस 17C फॉर्म पे क्या लिखा होता है? 17C फॉर्म लिखा होता है कि कितने मतदाता इस मतदान केंद्र में रजिस्टर्ड थे, कितने मतदाताओं ने वोट डाले, कितने मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। वो उसका प्रामाणिक दस्तावेज है। अगर उसी वक्त तमाम पोलिंग एजेंट जिद करके, लड़के, संघर्ष करके किसी तरीके से पीठासीन अधिकारी से 17C फॉर्म ले लें, तो उसके बाद में उस मतदान केंद्र पर वोटों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। अच्छा, पिछली बार बिहार के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की पार्टियों के कई पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग को लिखित कंप्लेंट की थी। वो कंप्लेंट्स भी रिकॉर्ड में है कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को 17C नहीं दिया गया, और जब उन्होंने मांगा तो उनसे बदसलूकी तक की गई। जो चुनाव का संचालन करने के लिए जो सिक्काबंद कानून है, विपक्ष को चाहिए कि जिद करे कि इन कानूनों का पालन हो,
और अगर कानूनों का पालन नहीं होगा तो फिर उसके प्रमाण जमा करे, उसके प्रमाण जमा करे, ताकि उन सब सब चीजों पे अदालतों में ले जाके उनको मुकदमों में खींचा जा सके, सड़कों पे जुलूस निकाले जाएं, संघर्ष किया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, वो सब मतलब ये सब संघर्ष करने होंगे, वरना ये लोग तो एक एक करके चुनाव जीतते चले जाएंगे। मैं तो ये भी मानता हूं कि अभी तो नहीं, कुछ दिनों बाद ये लोग दक्षिण भारत में भी चुनाव जीतना शुरू कर देंगे। और क्या, यही तरकीब रही तो दक्षिण तमिलनाडु में भारत चुनाव जीत गई भाजपा, में। ठीक बात है। पहले केरल में चुनाव जीत गई भाजपा ये। हाँ, जीत ही जाएंगे। हाँ, ये सब होगा। अभी चंद्रबाबू नायडू को पता नहीं है, चंद्रबाबू नायडू हार जाएंगे वहां चुनाव, भाजपा जीत जाएगी चुनाव आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये लेकिन इसके बावजूद भी इतने बौखलाए क्यों हुए हैं? पूर्व डिप्टी सीएम है, उन्होंने, एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या काम किया है, भाई ने हाथ ही मरोड़ दिया उनका, माइक छी ना हाथ मरोड़ दिया, इतना सीनियर नेता और ऐसे हाथ मरोड़ है। देखिए, पत्रकार तो उन लोगों की निगाह में कोई कुछ नहीं है। पत्रकार को तो वो कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा नहीं समझते, क्योंकि पत्रकारों ने भी अपने आप को बेच दिया है ना असल में। तो पत्रकारों ने इतने बड़े पैमाने पर अपने आप को बेचा है, वो जानते हैं कुछ भी कर दो उसके साथ, किसी की बेइज्जती कर दो, टुकड़ा फेंकेंगे, तैयार हो जाएगा हमारे लिए काम करने के लिए। जब बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपने महलनुमा घर बना रखे हैं, करोड़ों की इनकी साल में सैलरी है और आमदनी है, जब वो भाजपा, जब जब सारे पत्रकार देखते हैं कि ये भी बिक रहा है, वो भी लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें भी कुछ मिल जाए, कौन छोड़ना चाहता है? ये बात तो ठीक है। और ऐसे में मतलब पत्रकारों को गरिया दो, गाली दे दो। तेजस्वी यादव ने ये कहा कि अब की आज चुनाव आयोग की हाल देख लीजिए कि अब 4-5 दिन बचे हैं रिजल्ट आने में, लेकिन अभी तक नहीं बताया गया कि कितने पुरुषों ने मतदान किया है, कितनी महिलाओं ने मतदान किया है। बताइए, तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि अगर ये नहीं बताएगा तो स्वतः संज्ञान ले। ये तो बिल्कुल चुनाव की लूट हो रही है, फिर लूट को कोई रोक ही नहीं रहा है। हाँ, अब इसमें क्या है कि पहला चरण जो था, पहले चरण का एक परसेंटेज आया है चुनाव आयोग की तरफ से। उस परसेंटेज के मुताबिक, अब पता नहीं परसेंटेज कितना सही है कितना गलत है, उस परसेंटेज के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 7% ज्यादा मतदान किया है, लेकिन टोटल नंबर आने चाहिए उसके तरफ से। पुरुष ने कितना किया, महिलाओं ने कितना किया, क्योंकि परसेंटेज जो है ना वो अलग चीज है, और टोटल नंबर आने चाहिए कि भाई इतने लोगों ने मतदान किया, इतने लोग रजिस्टर्ड थे, इतने मतदाता थे पहले दौर में 121 सीटों में, उसमें इतने पुरुषों ने मतदान किया, इतनी महिलाओं ने मतदान किया, ये सब आना चाहिए इसमें। अगर ये इस तरीके से नहीं आएगा तो चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है। तो अच्छा, ये आ क्यों नहीं रहा, कारण क्या है? पता नहीं, शक होता है इन तमाम बातों पे। चुनाव आयोग की जो काम करने का तरीका जो है वो पारदर्शी नहीं है। एक तो वो कनेक्ट नहीं करते हैं, वो डे टू डे लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ में कनेक्ट नहीं करते हैं, मीडिया को अपनी तरफ से आधिकारिक खबरें नहीं देते हैं। अब बताइए, राहुल गांधी ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितने संगीन आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने आज तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो भी प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सब सूत्रों के मुताबिक हैं, कुछ नहीं बोल रहा। आप नाराज होते रहिए, आप कुछ भी कहते रहिए, कोई असर नहीं है उसके पास, कुछ नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कहेंगे। अच्छा, बताइए कि एक बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन रुका हुआ है। आपको लगता है कि बिहार के जब नतीजे आएंगे तो क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे चर्चा शुरू होगी? और किस आधार पर कौन भारी पड़ेगा, संघ भारी पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगी? लोग तो ये उम्मीद बहुत दिनों से लगाए हुए हैं, कोई आज से थोड़ा उम्मीद लगाए हुए, हम लोग तो जाने कब से ही उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस तरह का ये होगा, लेकिन उसका नंबर तो नहीं आता है। नड्डा साहब लगता है हमेशा हमेशा के लिए भाजपा के अध्यक्ष हो गए, और उससे अमित शाह को सुविधा, असल में अमित शाह को, अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा अध्यक्ष बना दे जो नाम मात्र का अध्यक्ष ना हो, और अमित शाह के हाथ से भाजपा का नियंत्रण छीन ले, उस स्थिति से तो नरेंद्र मोदी के लिए ये स्थिति ज्यादा मुफीद है। नड्डा साहब अध्यक्ष बने रहे और भाजपा को चलाते रहे अमित शाह। तो ये ऐसे चलता रहेगा? चल ही रहा, कब से चल रहा है। मेरी नागपुर में मतलब एक बहुत सीनियर, मतलब पहले 5 टॉप के 5 या 7 में नंबर आता होगा, उनसे बात की अध्यक्ष को लेके, तो उन्होंने कहा कि बड़ा दुखद है ये। बोले मोहन भागवत जी ने सही कहा था, हमारे हाथ में तो हम 24 घंटे बताए थे, लेकिन बड़ा दुखद है ये अध्यक्ष ना बनना। यानी संघ के अंदर भी बेचैनी तो है, संघ ये समझ तो रहा है कि चीजें खराब हो रही हैं। देखिए, जब मोहन भागवत कहते हैं कि हमारे हाथ में होता तो 24 घंटे बना देते, मैं तो कहता रहा हूँ मोदी जी के हाथ में होता तो 10 मिनट में अध्यक्ष बना देते, 24 घंटे भी नहीं लगते उनको।
यहाँ तो सवाल ये है कि दोनों दोनों उसमें इसमें रस्सा कशी हो रही है। यही है जहां ये तय होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी को नियंत्रित कौन करेगा, संघ नियंत्रित करेगा कि नरेंद्र मोदी नियंत्रित करेंगे। ये इसी पे तय होना है। और चूंकि नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प फिलहाल में नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास में, इसलिए संघ ऐसा कोई काम करना नहीं चाहता जिससे लगे कि नरेंद्र मोदी की पूरी अथॉरिटी जो है उसका उल्लंघन कर दिया गया, अब इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं बची। हाँ, अगर ये बिहार का चुनाव हार गए तब संघ वास्तव में ऐसा कर सकता है। संघ कहेगा अरे भाई तुम्हारे कहने से तो कोई वोट पड़ता नहीं है। तुम जो नरेंद्र मोदी का महत्व क्या था? नरेंद्र मोदी का महत्व ये था कि भाजपा का जो स्थापित समर्थन आधार था उसके ऊपर नरेंद्र मोदी कुछ परसेंट लाते थे अपने दम पे। वो 2024 में वो नहीं ला पाए। तो नरेंद्र मोदी के बिना भी भाजपा 150 पौने 200 सीटें जीत ही सकती है। हाँ, ये तो प्रेशर रहेगा। मोदी जी की भाषा भी देखिए, वहां कट्टे तमंचे, भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, उसमें कट्टे का रेट दिखा दिया कि बिहार में किस तरह कट्टे भी बन रहे हैं, तमंचे भी बन रहे हैं, पिस्टल भी बन रही हैं, और बिहार में शराब कितनी आराम से ब्लैक से बिक रही है सब जानते हैं। वाकई में कि बिहार पिछले कुछ सालों में जंगल राज बन ही गया है। देखिए, नीतीश कुमार का एक स्वर्ण युग था और उस स्वर्ण युग की यादें अभी भी लोगों के मन में हैं। इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसी भावना इस चुनाव में किसी ने व्यक्त नहीं की। मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार का प्रदर्शन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर रहेगा एनडीए की अंदरूनी राजनीति में। अगर नीतीश का प्रदर्शन बेहतर रहता है तो भाजपा इसका मतलब दूसरे नंबर पर चली जाएगी, पहले नंबर पर तेजस्वी के रहना तो तय है। तीसरे नंबर पर चली जाएगी फिर तो। बिल्कुल, भाजपा तीसरे नंबर पर चली जाएगी। ये तो बहुत बड़ा आघात हो जाएगा। मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव जो है वो एनडीए और महागठबंधन, दो गठजोड़ों के बीच का चुनाव ना होकर तीन पार्टियों के बीच होड़ का चुनाव हो गया है। और वो तीन पार्टियां हैं राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। देखिए, महागठबंधन के 9-10 उम्मीदवारों में फ्रेंडली फाइट चल रही है, उससे महागठबंधन ने अपना नुकसान किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी महागठबंधन की पार्टियां आपस में नहीं मुठभेड़ कर रही हैं। उसकी वजह है, कर भी नहीं सकती, क्योंकि तेजस्वी यादव 154 सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसको कोई उसके बराबर आ ही नहीं सकता है। जबकि उसमें एनडीए में भाजपा और नीतीश बराबर सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां तो वैसे भी वन अपमैनशिप, कौन बेहतर होगा, कौन बेहतर करेगा, इसकी होड़ है वहां पे। अच्छा, पहले चरण के बाद जो होर्डिंग लगे हैं, अचानक लगे हैं पटना में, उसमें सिर्फ नीतीश का फोटो है, जेडीयू ने लगाए हैं, मोदी का फोटो ही हटा दिया उसमें से। लिख दिया सीधा सीधा नीतीश सरकार। मतलब वो ये फोटो बार है जो 25 से 30 नीतीश सरकार, ऐसी कुछ है कुछ। हाँ, इसका मतलब क्या है कि मतलब अब आर पार का मामला हो गया। देखिए, अगर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहा, थोड़ा ही फर्क रहा, और भारतीय जनता पार्टी ने उसके बावजूद भी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहा, तो फिर तो बिहार की राजनीति लौट पलट जाएगी, फिर नहीं ऐसी रहेगी जैसी। और इसकी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मन में भी है और तेजस्वी के मन में भी है। ऐसा सुनने में आया है कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने कुछ आपसी समझदारी के हिसाब से वोटिंग करवाई है, बीजेपी को ठिकाने लगाने के लिए, क्योंकि बीजेपी सबको ठिकाने लगाना चाहती है, तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी को उसका मजा चखाना होगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने वहां पे बुलडोजर चलेगा, बटोगे कटोगे, अपने सारे पेट डायलॉग बोले, इसका फायदा मिलेगा बिहार में, बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, इन बात आप कैसे हम लोग सोच सकते हैं कि इन बातों को मतदाताओं ने गंभीरता पूर्वक लिया होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार दो बिल्कुल अलग अलग किस्म के राज्य हैं। नीतीश कुमार बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। नीतीश कुमार ने बुलडोजर कल्चर का कभी समर्थन नहीं किया, और न नीतीश कुमार के राज्य में कभी ऐसा चला। नीतीश कुमार आमतौर पर हिंदू बनाम मुस्लिम करने में भी पूरी तरह परहेज करते हैं, तो उनका तरीका दूसरा है। योगी आदित्यनाथ तो सब जगह भेजे जाते हैं, रटे रटाए उनके वाक्य हैं, वो रटे रटाए वाक्य सब जगह दोहरा देते हैं।
अब आप देखिए कि उनका ये बटोगे तो कटोगे ये सब पुराना पड़ चुका है। यहाँ तक कि अब नरेंद्र मोदी भी इन बातों को इस तरह नहीं दोहराते। तो योगी आदित्यनाथ तो एक पिटा पिटाया रिकॉर्ड है जो बहुत बार बच चुका है, उसमें कुछ नई बात नहीं है उनके पास में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और शायद इसके नतीजे 14 तारीख को पता चल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की। थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।